लगातार एबीपी न्यूज पर हम बड़ी कवरेज पर बने हुए हैं। हरियाणा जहां सभी 90 की 90 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। मतदान का दिन है आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार हरियाणा की जनता क्या करने वाली है। बीजेपी की हैट्रिक लगने वाली है या फिर इस बार हरियाणा में बदलाव की है बयार। कांग्रेस उम्मीदों पर सवार होकर क्या सत्ता में आने वाली है, इसी का फैसला आज हो रहा है। सभी 90 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। शाम 6 बजे तक मतदान। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत देखिए किस तरीके से ये वीवीआईपी जिन्होंने वोट डाला, इसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आप देख रहे हैं, विनीश फोगाट कांग्रेस उम्मीदवार वो वोट डालने के लिए पहुंची, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी के नेता, बेटे भव्य बिश्नोई पूरे परिवार के साथ, भव्य बिश्नोई उम्मीदवार भी हैं इस आदमपुर सीट से जहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। वहीं मनु भाकर को आप देख रहे हैं, शूटर, ये भी वोट डालने के लिए आज पहुंची है। तो तमाम खासवान जो है वो वोट डाल रहे हैं। इस बीच चुनाव के दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सीएम सैनी दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक लगेगी बीजेपी की हरियाणा में, लगातार तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनाएगी, ये दावा नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का दरअसल झूठ का गुब्बारा है। 8 तारीख को काउंटिंग के दिन कांग्रेस के इस झूठ के गुब्बारे की हवा निकल जाएगी, फूट जाएगा। ये सुनिए जरा एक खास बातचीत नीरज के साथ। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब। सैनी साहब, आमतौर पे 2 बार सरकार रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी आ ही जाती है, लेकिन आप घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में कंटिन्यू। समय बहुत थोड़ा मिला आपको एज ए मुख्यमंत्री, लेकिन जितना मिला उसमें आपको क्या उम्मीदें लग रही हैं और क्या लगता है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना पाएगी? बिल्कुल बना रही है, एक तरफा मैंडेट के साथ बना रही है। आप भी हरियाणा के अंदर घूमे हैं, एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आई है कहीं? एक जगह जरूर नजर आई होगी, कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में एंटी इनकम्बेंसी है, बाकी आपको कहीं एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमने हरियाणा प्रदेश को मजबूती से पिछले 10 वर्षों में गति से आगे बढ़ाया है, लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरे हैं और हम आने वाले समय के अंदर भी और मजबूती से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोग जानते हैं, लोगों को मालूम है कि जितना काम ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर किया है, कांग्रेस की 10 पीढ़ियां आ जाएं वो भी नहीं कर सकती इतना काम जितना मोदी ने 10 साल के अंदर कर दिया। कांग्रेस की 10 पीढ़ियां अगर आ जाएं वो भी इतना काम नहीं कर सकती। उनके पास विजन नहीं, उनके पास नहीं, उनकी तो एक ही विजन है उनका, भ्रष्टाचार कैसे हो, कैसे हमारी जेब में पैसा है, ये तो उनका विजन है। लोगों को परेशान कैसे किया जाए, लोगों को प्रताड़ित कैसे किया जाए, ये उनका विजन है और कोई विजन नहीं है। और झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके 2-3 स्टेटों में सत्ता में आ गए हैं, अब नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया था, जो हिमाचल और कर्नाटक और तेलंगाना, फिर उसके बाद आपके सामने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर ये बोल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, परंतु नकार दिया। ये तो झूठ बोलते हैं, इनका नकाब उतर चुका है। हरियाणा के लोग तो इनको नज़दीक भी नहीं लगने देंगे, इनका सुपड़ा साफ करके गिरने वाले हैं। कांग्रेस बड़ा उत्साहित है, उनका कहना है कि किसान आपके खिलाफ हैं, यूथ आपके खिलाफ हैं, खिलाड़ी आपके खिलाफ हैं और दलित, खासकर दलितों के बारे में बात कहते हैं कांग्रेस के सारे बड़े नेता कि वो भी आपके खिलाफ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का रिवाइवल कैसे होगा? कांग्रेस झूठ का गुब्बारा है, आज उसकी हवा निकल जाएगी और 8 तारीख को फूट जाएगा। आप देखना, दिल के टुकड़े हुए 1000, कोई कहीं गिरा कोई कहीं गिरा, जो और 5-4 उसके अंदर इधर उधर गए हैं वो भी बाहर हो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा कुछ असर करेगी? कोई असर नहीं पड़ा उसका, 0। हमें लाभ हुआ है राहुल गांधी की यात्रा से, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता है, हमें लाभ मिला है उसको। अच्छा है, वो 1-2 यात्रा और कर देता है हरियाणा में, हमें उसका लाभ मिला उनकी यात्रा। उन्होंने यहाँ के तमाम कल्चर्स के बारे में बड़ी अच्छी बातें कही, यहाँ की जलेबियों के बारे में अच्छी बातें कही। राहुल को यहाँ की जलेबियों के बारे में नहीं मालूम कितने प्रकार की जलेबियाँ बनती हैं। वो तो किसी ने उसको गाड़ी में डब्बा दे दिया और वो डब्बा दिया, उसमें देखा गुहाना का जलेब निकला भाई, वो तो चौंक गया भी भैया इतनी बड़ी जलेबी भी होती है। उसने तुरंत गाड़ी से अपनी बहन को फ़ोन किया, सबसे पहले दीदी को फ़ोन किया भी इतनी बड़ी जलेबी हरियाणा में होती है। उस व्हाट्सएप किया इसने अपनी दीदी को और दीदी ने फिर वहाँ से प्रतिक्रिया दी, इनकी आपस में बात हुई। फिर राहुल के अंदर जो उद्गार थे वो निकल करके आए, वो कहने लगे इसकी तो बड़ी फैक्ट्री लग सकती है और इसमें तो 2-2.5 हज़ार लोग काम करेंगे और एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये बड़े उद्गार इसके काम करते हैं। इसको यही नहीं पता कि हरियाणा में कितने प्रकार की जलेबी होती है, पूछना चाहिए इसको। मैं तो दीपेंद्र हुड्डा को कहूँगा भाई, तैन तो बैठे में जब वो जलेबी की बात कर रहा था, दीपेंद्र हुड्डा मुन मुस्कुरा रहा था, कम से कम वो बता दें अभी इतने प्रकार की जलेबी हमारे यहाँ होती हैं।
3-4 प्रकार की जलेबियाँ होती हैं और अलग अलग क्षेत्र की हैं, इसको यही नहीं पता। हमारी गोहाना की जलेबी मशहूर है। हमारी जो इधर रेवाड़ी की तरफ जाएंगे बहुत बारीक जलेबी होती है, पतली सी होती है, सोनीपत में भी बनती है। अगर ढाबों के ऊपर आप देखेंगे बहुत बारीक सी एक जलेबी होती है, अगर वो देखेगा फिर चौंकेगा भी ये कैसी जलेबी है, इतनी छोटी जलेबी, ये उससे भी चौंक जाएगा। इसको पता नहीं है अभी कल्चर के बारे में भी, यहाँ कितने प्रकार की जलेबी होती है। और ये बड़ा भावुक व्यक्ति है, भावुक होकर के इसने कहा कि फैक्ट्री लग जाएगी और इसमें कई हजार लोग काम करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये करना चाहिए, इसने काम करना चाहिए। सैनी साहब, आप पूरे चुनाव में आप लोग शैलजा को लेकर कांग्रेस पे हमला करते रहे, लेकिन चुनाव के अंत में आते आते शैलजा भी मंच पे दिखी और सबसे बड़ी बात है वो आपके एक नेता अशोक तंवर को भी लेके साथ में चले गए। देखिए, हमने आपको लगता नहीं कि इसका असर पड़ेगा चुनाव में, आपको नुकसान हो? कोई असर नहीं है और हमने शैलजा को लेकर के कोई कांग्रेस पे हमला नहीं किया। हमने हमला किया दलित को लेकर के, कि एक व्यक्ति नहीं, इन्होंने तो दलितों का अपमान करने का हर समय के ऊपर काम किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर के बाबू जगजीवन राम और सीताराम केसरी, कांग्रेस के बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको अपमानित किया। ये किसको बख्श रहे हैं? कांग्रेस के अंदर अगर कोई दलित नेता या बीसी का, पिछड़ा समाज का कोई नेता उभरता है, कांग्रेस उसको कुचलती है, अपमानित करती है, अपमानित करके बाहर कर देती है। और दलितों के ऊपर तो कांग्रेस ने इतना अत्याचार किया है, उनकी बेटियों तक को कितना दुराचार करने का काम किया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने कांग्रेस को जो उनकी दलित विरोधी मानसिकता है वो जाहिर किया। हमने शैलजा से क्या मतलब है, उसका विचार है। कांग्रेस ने तो उनको गालियां दी हैं। अशोक तंवर जो आपकी पार्टी चलेगी उसका नुकसान होगा, देखते हैं। कोई नुकसान नहीं। कांग्रेस ने एक दलित नेता की, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे दलित नेता, उसकी गर्दन को तोड़ दिया, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कांग्रेस का नेता पूछने नहीं गया। हमने तो कहा है ना, ये तो उसका विचार है, उसके पैर में चक्री लगी है। क्या देखते हैं 8 अक्टूबर को, क्या रिजल्ट देखते हैं? एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ मैं, कोई वैसे नहीं बोल रहा हूँ। एक तरफा सरकार बन रही है भारतीय जनता पार्टी। नायब सिंह सैनी फिर से एक बार, ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, ये हमारा केंद्रीय बोर्ड। अभी तो विधायक दल की बैठक के बाद वो सब निर्णय होते हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ऑब्जर्वर आते हैं, कौन बनाएगा कौन नहीं, करेंगे। से बात करेंगे नायब सिंह सैनी थे जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि तीसरी बार हमारी सरकार बनेगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। वैसे गजब की यहाँ पर एक विरोधाभास देखने के लिए मिलेगी। वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है उसमें सब सीएम के पद को लेकर दावेदारी ठोक रहे हैं और यहाँ पर नायब सिंह सैनी, जिनके नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से कर दिया गया है, वो इस बात पर हामी भरने को तैयार नहीं कि अगर बीजेपी जीतेगी तो फिर सीएम सैनी ही बनने वाले हैं। खैर, कुल मिलाकर मुश्किल चुनाव एक आदेश बीजेपी के लिए और उसे मजबूती से लड़ते हुए लेकिन हर मोर्चे पर नायब सिंह सैनी नजर आए इस बार। नहीं, देखिए, बीजेपी ने अच्छा चुनाव लड़ा है। जब 10 साल कांग्रेस पार्टी ने रूल कर लिया था 2014 में, तो कांग्रेस पार्टी की 15 सीटें आई थी। लेकिन इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि 8 तारीख को जब पेटियां खुलेंगी तो मुझे लगता है बीजेपी की सीटें 15 से ज़्यादा आएंगी, जो कि एक बेहतरीन प्रदर्शन है 10 साल रूल करने के बावजूद भी। लेकिन इन सब के बीच में जो बीजेपी के बीच में मार्च से शुरू हुआ, सत्ता परिवर्तन किया, सीएम को हटाया, फिर सैनी को लेके आए और फिर रिजल्ट आया लोकसभा का, और अब जब टिकटें बटी और पहली सूची के बाद बगावत शुरू हुई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी लीडरशिप के लिए। हरियाणा के लिए नहीं, जो सेंट्रल लीडरशिप दिल्ली में बैठी है उसके लिए, क्योंकि उनके सामने कभी भी कोई विरोध प्रदर्शन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। जो वो फैसला कर देते थे वो कर देते थे। वो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। हालांकि हमने देखा किस तरीके से बागियों के सामने सैनी जो है वो बाकायदा हाथ जोड़कर उनको बनाने की कोशिश में भी नजर आए। लेकिन सैनी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो यही कि बीजेपी जो बदलाव चाह रही थी, मनोहर लाल खट्टर से अलग जाकर एक चेहरा आगे करना, सैनी पर भी तो ठप्पा यही लगा ना प्रवीण, की ये कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर के ही खेमे के, उन्हीं की पसंद। और देखिए, पीएम मोदी ने मुझे लगता है ओबीसी कार्ड यहाँ पर खेला है। हाँ। कि जैसे खुद उन्होंने कहा कि एक बयान दिया था रैली में पीएम मोदी ने कि मैं और सैनी जो है ओबीसी माँ की कोख से जन्मे हैं, यही हमारा गुनाह है जो विपक्षी नेता हमें गालियां देते। तो विक्टिम कार्ड पीएम मोदी ने खेला था। तो जो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक है उसको सोचते हुए सैनी को सीएम बनाया बीजेपी ने। और सैनी साहब ने खुद नहीं सोचा होगा कि मैं कभी सीएम बन जाऊंगा, क्योंकि बड़े बड़े नेता ख्वाब देखते रह गए। राव इंद्रजीत सिंह इसका उदाहरण, अच्छा खासा वोट बैंक उनके पास है।
चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सीएम ना बनाने की नाराजगी में मतलब कांग्रेस में उनका आंकड़ा थोड़ा सा बिगड़ा तो बीजेपी में आए, वापस से अब कांग्रेस में चले गए। तो ऐसे नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। तो ऐसे में सैनी साहब सीएम बन गए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये कह सकते हैं जो पिछड़े वर्ग का वोट बैंक है उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया सैनी साहब को सीएम, यही बीजेपी ने कार्ड खेला। कहीं ना कहीं वो जाट वर्सेस गैर जाट वाली जो राजनीति उसी को धार देने की कोशिश कि पहले मनोहर लाल खट्टर भी उसी रणनीति का हिस्सा और उसके बाद जो बदलाव भी किया गया उसमें नायब सिंह सैनी भी उसी रणनीति को आगे बढ़ाने की एक बीजेपी की कोशिश के तौर पर सामने निकल कर आए। इस बीच बीजेपी की सांसद हैं किरण चौधरी, भिवानी में मतदान कर दिया है और भिवानी में ही आती है तोशाम सीट्स जहां से किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रही हैं। किरण चौधरी से एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की है जिसमें वो दावा कर रही हैं बीजेपी सरकार हरियाणा में एक बार फिर अब की बार बनने जा रही है। सुनिए। हरियाणा में कितनी सीटों की उम्मीद आपको नजर आ रही है और सरकार बनाने को लेकर कितनी? पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी, मुझे इसका पूरा विश्वास है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत हितकारी काम करे हैं और बहुत हितकारी फैसले लिए हैं और खास तौर से अब पिछले 6-8 महीनों के अंदर ऐसे ऐसे काम करे हैं जो अपने आप में एक इतिहास हैं। आपने पूर्ण बहुमत की सरकार की बात करी तो वहीं दुष्यंत चौटाला ने आपसे कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए ये बात कही कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं अपने आप को किंग मेकर की भूमिका में समझ रहे हैं? देखिए, वो अपनी बात रखेंगे और आप जानते हैं कि कई बार ऐसे हो जाता है कि वो सरकार में का एक हिस्सा थे वो पहले और अब नहीं रहे, तो हो सकता है अंगूर खट्टे वाली बात हो सकती है, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद बीजेपी की किरण चौधरी को आप सुन रहे थे। जल्दी से मैं आपको ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। अंकित गुप्ता जींद से इस समय हमारे साथ मौजूद है। अंकित से जानते हैं जरा। अंकित बताइए, जींद चुनावी जंग कैसी चल रही है? देखिए, यहाँ पर जो चुनावी जंग तो ठीक चल रही है। जुलाना में मैं मौजूद हूँ, लेकिन एक पोलिंग बूथ पर आया हूँ जहाँ पर कुछ हंगामा हो गया है। यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है और आरोप यहाँ पर धांधली का लग रहा था। बीजेपी के वो जो उम्मीदवार हैं योगेश बैरागी, वो इस वक्त हमारे साथ में है। योगेश, क्या हुआ? आप लोगों ने क्या आशंका जताई जो इतनी सुरक्षा आ गई? यहाँ मेरे को सुबह कॉल आया कि अकालगढ़ 177 नंबर पे कुछ धांधलेबाजी हो रही है, तो व्यवस्था को देखने के लिए मैं यहाँ पहुँचा। तो यहाँ जो मुझे पता चला कि कुछ पार्टी विशेष के बंदे हाथ पकड़ करके वोटिंग डलवा रहे थे, जिसको लेकर के जो है कि ऑब्जेक्शन रेज किया था कि अगर कोई ब्लड रिलेटिव है तो डेफिनेटली जो भी बाय लॉ एंड ऑर्डर। तो आप कह रहे थे कि धांधली हो रही थी, अंदर जो है कि हाथ पकड़ के वोटिंग डलवा रहे थे, जबरन वोटिंग। तो ये इनका आरोप है। देखिए, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं यहाँ पर विनेश फोगाट के सामने, लेकिन यहाँ सुरक्षा मेहरबानी अगर आप सुरक्षा देखिए क्या यहाँ पर अभी इस पोलिंग बूथ पर क्या अभी वोटिंग रुकी हुई है? अपडेट दीजिए सुरक्षा के। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर इंतजाम और बढ़ा दिए गए। अभी फिलहाल वोटिंग चली हुई है, प्रशासन अपना काम कर रहा है सुचारू रूप से। वोटिंग चल रही है अभी, वोटिंग अभी। और मैं आपको अंदर लेकर के चलता हूँ, सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस वक्त यहाँ तस्वीरें क्या हैं। तस्वीरें जो है यहाँ पर देखिए, अलग अलग पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो तो हैं ही, लेकिन वोटिंग चल रही है। लोग कतारों में लगे हुए हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आरोप यहाँ ये लग रहा था कि जबरन वोट करवाया जा रहा है। अभी भी कुछ बहस चल रही है। क्या हुआ? शांति है ना? तो ये बहस क्या हो रही? कोई बहस नहीं, ठीक है, सब शांति बात कर रहे थे। आवाज ही ऊंची है इसकी, आवाज ही ऊंची है। चलिए, आवाज ऊंची है, लेकिन इस वक्त जो है अच्छी चीज ये है कि वोटिंग रुकी नहीं है, वोटिंग चल रही है। धांधली का जरूर आरोप लगाया गया था, सुरक्षा के जो यहाँ इंतजाम कड़े किए गए हैं और अब वोटिंग अभी यहाँ सुचारू ढंग से चल रही है। लेकिन जो हरियाणवी अंदाज है ना, हरियाणवी लहजा है, जरा आवाज ही ऊंची है और इसी वजह से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता को ऐसा लगा कि शायद जैसे कोई हंगामा हो गया। अंकित, हरियाणा में आप भूलिए मत, जल्दी से जरा मनोज्ञा के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। गुरुग्राम से इस समय हमारे साथ मौजूद है मनोज्ञा। किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं इस समय और जरा तस्वीरें दिखा दीजिए जल्दी से। काफी युवा वोटर नजर आ रहे हैं मुझे आपके पीछे, ऐसा है क्या? जी बिल्कुल, बादशाहपुर में हूँ। बादशाहपुर की सीट पर जहाँ एक और कांटे की टक्कर नजर आ रही है, तो वहीं 432 नंबर बूथ पर खासियत यह है कि बहुत सारे आपको इस समय पुरुष दिख जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ महिलाओं की लंबी कतार थी। पूछते हैं वोटर से ही उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार, क्या क्या मुद्दे हैं। अंकल, आपके किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं ये बताइए। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। फ्री एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए। हेल्थ में गुड़गांव बहुत पीछे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी अस्पताल भी तोड़ा गया, वो बड़ा मुद्दा बन गया पार्टी। हाँ, बना अब तक बना ही नहीं है। बना नहीं है। गवर्नमेंट
जो हॉस्पिटल था उसको तोड़ के पार्किंग बना दिया। पार्किंग तोड़ के हॉस्पिटल बनना चाहिए था। आपके लिए क्या मुद्दे हैं इस बार? मैम ये गरीबों में कितनी महंगाई बढ़ रही है, देख रहे हो आप कितनी महंगाई है। सब्जियां देखो कम से कम 60-80 से कोई कम नहीं है आजकल। गरीब आदमी क्या कमाए खाए, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दी सब लोगों ने। जो चीनी है, तेल है, राशन है, सब पे जीएसटी लगा। ये लगाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। और काम की बेरोजगारी बहुत चल रही है। आप क्या कहेंगे? युवाओं से पूछते हैं आपके लिए इस बार सबसे बड़े मुद्दे क्या है? कोई मुद्दा नहीं, आपके लिए क्या मुद्दा? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, हरियाणा नंबर 1 पे बन गया बेरोजगारी में, तो आप देख ही सकते हो यूथों का हाल क्या हो चुका है। तो बेरोजगारी हमारे लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हरियाणा में, इसलिए अब की बार वोट थोड़ी समझ के करेंगे। थोड़ा समझ के करेंगे। आप क्या कहेंगे, किस मुद्दे पर आप वोट कर रहे हैं? ट्रैफिक कम कर दो, गुड़गांव में सबसे बड़े आभार रहेंगे हमारे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा जो कि मुद्दा होगा। डेली जाते हैं तो 1 घंटे जाते हुए फंसते हैं, 1 घंटे आते हुए फंसते हैं। लाइफ बचती नहीं है, लाइफ के दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे तो ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं। और थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो पानी की समस्या, पानी बारिश में पानी का तो ऐसा कोई बाल्टी डाल दे रोड पे, उस पर जाम लग जाता है आधे घंटे का। तो ऐसा है, रूल्स रेगुलेशन कुछ नहीं है। हॉस्पिटल यहीं रोड पे बन रहे विदाउट पार्किंग वगैरह। हॉस्पिटल स्कूल वगैरह बनने चाहिए, कम से कम पार्किंग उनकी अलॉटेड होनी चाहिए, पहले से उनके साइड प्लान में होनी चाहिए। कुछ नहीं है, जिसका मन कर रहा है वो बना रहा है जहाँ पे भी। ऐसे नहीं होना चाहिए ना, सब कुछ रूल रेगुलेशन से होना चाहिए सब कुछ। आगे के मुद्दे हैं क्या है सर आपके मुद्दे इस बार चुनाव पर? सबसे यही होना चाहिए, सरकारी स्कूल और अच्छा होना चाहिए, 12वीं तक होना चाहिए, 8वीं तक है स्कूल। अच्छी सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, आदमी भी ज़्यादा लगनी चाहिए, वर्कर भी कम इसमें। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार? ट्रैफिक एंड रोड की रिकॉर्डिंग, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप गुड़गांव में खास तौर से जो लोग सफर करते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? डेवलपमेंट, और गांव के अंदर रोड भी नहीं है, और बारिश में जल भराव की समस्या। सब कह रहे हैं कि ट्रैफिक की समस्या से परेशान है। दूसरे बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास मनोज्ञा। इस बीच बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, मतदान प्रतिशत का आंकड़ा आया है। पहला आंकड़ा हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 9.5% मतदान हुआ है। हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 90 विधानसभा सीटें, जहां 9.5% मतदान अभी तक ये ओवरऑल आंकड़ा सामने आ रहा है। इसमें कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर तेजी के साथ मतदान होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं पर सुस्त है रफ्तार। सबसे ज्यादा जींद में अभी तक 13% मतदान हो चुका है। जींद मतलब जाट बेल्ट वाला जिला, और यहां पर देखिए किस रफ्तार के साथ वोटिंग होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल आंकड़ा 9.5% का हरियाणा में सुबह 9 बजे तक 90 विधानसभा सीटों पर यह मतदान प्रतिशत का आंकड़ा। और आइए अब आपको सिरसा लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जिनके साथ इस समय सिरसा से उम्मीदवार हैं गोपाल कांडा, वो मौजूद हैं। और गोपाल कांडा जो है वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। जरा तस्वीरें दिखा दीजिए गोपाल कांडा की। सिरसा से गोपाल कांडा उम्मीद तो कर रहे थे कि बीजेपी अपने गठबंधन में रखेगी और उनके लिए सीट खाली रखेगी, यहां से वो उनको उम्मीदवार बनाएगी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरफ से इस सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया जाता है, गोपाल कांडा बीजेपी का साथ छोड़ते हैं और फिर हाथ मिला लेते हैं INLD से, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इसके बाद पिक्चर यहीं पर खत्म नहीं होती, बल्कि आगे बढ़ती है। जो बीजेपी का उम्मीदवार सिरसा से होता है वो गोपाल कांडा के समर्थन में अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है। और नतीजा ये कि इस वक्त जो सिरसा की सियासी लड़ाई है वो इस समय गोपाल कांडा वर्सेस कांग्रेस बन चुकी है। ये तस्वीरें गोपाल कांडा की साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हुए मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हुए गोपाल कांडा को आप देख रहे हैं। हम सीधे मनोज का रुख करते हैं। मनोज, बताइए जरा, आज मतदान वाले दिन यहां आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं गोपाल कांडा भगवान का। देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा कि तारा बाबा की जो कुटिया है वहाँ पर गोपाल कांडा अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे अपने पूरे परिवार के साथ, और यहाँ पर जो बाबा का आशीर्वाद है वो गोपाल कांडा ले रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले वो मत्था टेकने आते हैं, उसी के बाद जो काम होता है वो आगे करते हैं। तो अभी जो हमारी बातचीत हुई है गोपाल कांडा जी से, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अभी यहाँ पर मत्था टेकने के बाद वो मतदान के लिए जाएंगे, पूरे परिवार के साथ जाएंगे। वो सिर्फ अकेले नहीं है यहाँ पर, उनका पूरा परिवार, उनके बेटे, उनकी बेटी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, और थोड़ी देर बाद वो मतदान करने के लिए यहाँ से पूजा पाठ करने के बाद निकलेंगे। और यहाँ की अगर मैं सीट की बात करूँ तो कहीं ना कहीं कांटे की जो टक्कर है वो यहाँ पर मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें गोपाल कांडा बड़े ही कम मार्जिन से जीते थे। लेकिन अगर अभी की बात की जाए तो अभी भी जो आसपास के लोग हैं, जिन लोगों से मेरी बातचीत हुई है, उनका यही कहना है कि कांटे की जो टक्कर है वो सिरसा सीट को लेकर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी ने अपना कैंडिडेट्स यहाँ से कोई नहीं उतारा है। कैंडिडेट खड़ा जरूर किया गया था, लेकिन बाद में उस कैंडिडेट ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया था। इस वक्त
वक्त जो गोपाल कांडा है वो मंदिर के अंदर यहाँ पर मौजूद हैं। तारा बाबा की ये कुटिया है और यहाँ पर मत्था टेकने के बाद ही वो अपने जो आगे के कार्यक्रम हैं वो करते हैं। और यहाँ से मत्था टेकने के बाद वो थोड़ी देर में अभी यहाँ से वोट डालने के लिए थोड़ी ही दूर, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो खजांची धर्मशाला है वहां पर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए जाएंगे। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाते रहिएगा मनोज वर्मा। तस्वीरें देख लीजिए आप, ये गोपाल कांडा तारा बाबा का आशीर्वाद लेते हुए, और जब भी कोई अहम दिन होता है उनके लिए तो यहाँ जरूर पहुंचते हैं, तारा बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। कुल मिलाकर अभी तक मत प्रतिशत जो है हरियाणा 90 विधानसभा सीटें 9.5% ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज आपके सामने है। मेगा कवरेज पर एबीपी न्यूज पर हम लगातार बने हुए हैं।